नमस्कार, आप देख रहे हैं हुमबिल टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया एनिमल्स फैसले के खिलाफ राजधानी में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मोती महल लॉन में सैकड़ों एनिमल्स लवर्स ने इकट्ठा होकर उस आदेश का विरोध किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कॉर्पोरेट ऑफिस के पास का आवारा कुत्तों को हटाया जाए। प्रदर्शन में शकुंतला विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल अमानवीय है बल्कि इससे आवारा पशुओं के प्रति हिंसा बढ़ सकती है। वे कोर्ट में इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और लखनऊ पुलिस की निगरानी में प्रदर्शन शांतिपूर्वक चला, लेकिन लोगों का विरोध साफ झलक रहा था। फिलहाल पशु प्रेमियों ने अपनी मांगों को सरकार और कोर्ट तक पहुंचाने के लिए अगला कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। साडा हक, साडा हक। बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहें, हम लोग एक दूसरे को थैंक यू कहने का कोई मौका नहीं है। बहुत दुख की बात है कि बार बार हमें इन मेरे बोलने से पहले बेबी एक सेकंड छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे विमल आ जाओ, गेस्ट आ रहे हैं, विमल चलो, स्टेटमेंट देंगे जो बच्चे पार्टी जी का प्रमोशन हो रहा है, स्पॉन्सर्ड होगा ना पार्टी जी का। तो ये समझ में आ रहा है कि लाखों डॉग्स को विस्थापित करने के लिए हजारों शेल्टर्स की जरूरत है और एक बहुत बड़ा फर्क होता है शेल्टर और स्टेरिलाइजेशन सेंटर में। स्टेरिलाइजेशन सेंटर में श्वान को उठाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बस स्टेशंस हैं और रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ से सभी कुत्तों को जो हमारे ऑफ कोर्स इट इज very overwhelming to see each one of you, but अगर ये कॉज सेलिब्रेशन का होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और हम सभी जानते हैं कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर राजनीतिक गतिविधियां बेहद तेज हो गई है। पटना से लेकर नई दिल्ली तक एनडीए के घटक दल लगातार बैठकें कर रहे हैं और मंत्रिमंडल के स्वरूप से लेकर विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व तक कई नई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि आज कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई है। यह वास्तव में मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही जेडीयू विधायक दल आज अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेगा, जहां 85 नवनिर्मित विधायकों के सर्वसम्मति के से नीतीश कुमार को नेता चुनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के पास से 19 विधायक और हिंदुस्तानी आवास मोर्चा ने 5 सीटें जीती है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है। इन दलों की संयुक्त बैठक के बाद एनडीए अपना विधायक दल को नेता चुनेगा, जिसके बाद ही नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल को भंग करने की औपचारिक सिफारिश की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इधर पटना के गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है और राज्यपाल आरिफ
मोहम्मद खान 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की शपथ दिलाएंगे और एनडीए के वित्त मंत्रियों और मंत्रालयों के बंटवारे और गठबंधन संतुलन पर भी चर्चा जारी है। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं, इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। मंत्रालय मिलेंगे इस पूरे घटनाक्रम में। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है, उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे, हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है, लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और 1-1 होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है, ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है, और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनकी नज़रिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है, और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का, न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज़्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते
जो हम लोग सोचते थे उससे ज़्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। सर, आप लोगों का कुछ डिमांड है कि कुछ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बननी चाहिए क्या? कितने मिनिस्ट्री? अब अन्य लोगों की बात मैं नहीं कहता। जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है, कभी भी नहीं मंत्रालय मांगा है और नहीं मंत्री पद मांगा है। जो मिला है उसी में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकार आज दोपहर अपना बहु प्रतीक्षित फैसला सुनाने जा रहा है। यह मामला जुलाई अगस्त में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बाद हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर मानवता के विरोध अपराध के आरोप लगाए गए हैं। तीनों के खिलाफ जारी मुकदमे में आज का फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुतुर्जा मजूरदार की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ दोपहर बाद अपना फैसला सुनाएगी। 23 अक्टूबर को मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा के आयोजन पक्ष की अंतिम दलीलें रखी और न्यायाधिकरण के ने पहले 13 नवंबर को फैसला आने की तारीख तय की थी, जिससे बाद में 17 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। और रिपोर्टों के अनुसार सरकारी बचाव पक्ष ने फरार अभियुक्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के साथ साथ वर्तमान शाही गवाह माना जा रहे हैं और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के लिए दलीलें पेश की और अभियोजन पक्ष ने तीनों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने कई गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बुरी करने का आग्रह किया। और फैसले से पहले बांग्लादेश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है और विभिन्न क्षेत्रों में कारों में आगजनी और कॉकटेल विस्फोट का सड़क जाम की घटना भी रिपोर्ट आई है और जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच बीएनपी की केंद्रीय समिति के सदस्य और कपड़ा व्यवसाय काजी मैनी रोजमा ने फैसले से पहले संभावित अशांति पर चिंता जताई है और कहा कि 2026 के चुनाव देश के लिए नई उम्मीद ला सकते हैं। Thank you very much. I do politics and I do business also. So as a politician and as a businessman both, I think it's not a very comfortable situation. We are very scared about the situation as a businessman and as a politician. We are hoping that there will be a free, fair election and people will cast their vote very peacefully, and there will be an elected government and who can resolve all these problems, all these issues about business and social problem, law and order situation. Everything is very in a very bad shape. I think election is only the solution that can elected government can address all these issues. And as a businessman, as a politician, as a freedom fighter, I fought for the country in 1971. I feel very sorry for all the inconvenience causing to the people of Bangladesh. We were in a very bad shape till last year, and we hope
this 26th election will give a new hope to the people of Bangladesh, and I hope we will have our good relation with all the neighboring countries, and we will be as a country keeping our sovereignty ahead above everything. I think we should go together, fight together for a peaceful situation in this region. You are actually involved with the business, particularly the government's business. Under these circumstances, as the country looks like something unrest, so what is the actually Bangladesh's garments industry is doing? We are very proud of this garments industry. It has started since long, and I think this situation is very shaky about the industry. If there is an unrest in the country, then we will lose our market. Our overseas customers, overseas buyers, they are afraid of the situation, and I believe it is only the industry which is earning most of the foreign currencies of Bangladesh, and there is a big employment in this sector, and it is only the prime sector who has employed a huge number of women in this country, and this industry is the lifeline of our economy. And if we cannot protect the industry, and there will be a very social unrest and financial problem in the country. So what do you think for the best of the garments industry? Do you think the Bangladesh need cooperation with neighboring India? Obviously, as a country in the 1971, India helped us, and as a freedom fighter, I got my training in Dehradun. And I think India also, we need India with us, and India also need us. Then so we want to go forward, keeping our hands together. And I think as a big country, as a big neighbor, definitely India will respect our sovereignty and our sentiment of our people. We hope and we will have a very good relation with India also in future. सऊदी अरब में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। हैदराबाद से उम्रा के लिए गए भारतीय तीर्थयात्रियों की बस मक्का मदीना राजमार्ग पर एक डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई, जिसमें 20 महिलाओं और 11 बच्चों सहित 42 लोगों की मौत हो गई है। केवल एक यात्री को जीवित बचाया जा सका। रिपोर्टों के मुताबिक हादसा सोमवार तड़के उस समय हुआ जब फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रेवल्स और ऑल मक्का हज एंड उम्रा द्वारा आयोजित यह बस मक्का में धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही मिनटों में आग की चपेट में आ गई और हादसे के बाद भारत सरकार सक्रिय हो गई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा को वाणिज्य दूतावास को तत्काल हेल्पलाइन स्थापित करने और पीड़ितों के लिए परिवार को सभी संभव सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने भी राज्य स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं और सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें दूतावास के साथ समन्वय करके पीड़ित परिवारों की सहायता सुनिश्चित करने की को कहा है। और आप देखते हैं कि राजनीतिक नेताओं और पीड़ितों के परिवारों की प्रतिक्रिया है। आगे सुनिए। कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब को मिली, बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है और
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेम्बर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे वो एक हमारे मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब हैं जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। और फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहाँ पे पहुंचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो खानदानों का भी जो मुतालबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाल्लाह हम अफराज खानदान के साथ मुकम्मल तौर पे ठहरेंगे, जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी हम शाम तक लेके इंशाल्लाह इन लोगों को अपडेट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा नटराज नगर जिर्रा आसिफ नगर जिर्रे में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम? ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ पूरी बोल के बोले।
जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करेंगे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे थे, मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। कितने बजे का हादसा ये है? रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। ठीक है। फुल्ला कासमी है, मैं हैदराबाद झिर्रे से रहने वाला हूँ। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है उसके अंदर। कोई बच्चे या कोई बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे उसके अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे हम टीवी भारत।